कैसे बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने बात की थी बेटा क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी उष्मागतिकी प्रक्रम। उसमें हमने कई सारे प्रोसेस डिस्कस किए थे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हमें इसके बारे में पूछ सकता है, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इनके बारे में। क्लियर। फिर हमने इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफी निरूपण कैसा होता है, आपको ग्राफ बना के दे दे, फिर पूछे कौन सा स्लोप किसके लिए होगा, कौन सा ढाल किस टाइप के प्रोसेस के लिए होगा, तो वो हमें कैसे करना है। क्लियर। ठीक है, फिर अपने उष्मागतिकी लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बाद अपने डिस्कस किया था बेटा थर्मोडायनेमिक लॉ। उसमें एक हमने लिखा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागति का शून्यांकी नियम। क्लियर। उसमें तो नॉर्मल सी बात थी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्या, सिस्टम ए अगर सिस्टम बी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम बी अगर सिस्टम सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी क्या होंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। काम खत्म। क्लियर। अब बात करते हैं अपने लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि मैंने क्या कहा था, वैसे तो जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो क्या, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ पर तीनों को मिला के बच्चों क्या पूरा थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर बेस्ड होती है, फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड होती है बेटा। ओके, आज उसी की बात करते हैं। हेडिंग लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, और इसे शॉर्ट में कहते हैं बेटा फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लिया डी। बच्चों देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं फ्लोट की, यानी उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो सबसे पहले बच्चों देखो कई बार पूछा गया है, यानी फ्लोट किसके थ्रू दिया गया था, यानी कौन से साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट क्या थे बेटा, मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। मैंने क्या कहा, मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। तो एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, दिस लॉ इज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। बोर्ड पे लिखा है, ये साइंटिस्ट थे, नाम से लगते नहीं लेकिन साइंटिस्ट थे ये। दिस लॉ वाज गिवन बाय मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। यह नियम मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज द्वारा दिया गया। हिंदी वाले लिख लोगे ना, यह नियम उष्मागतिकी क्या कहा, यानी मेयर और हेल्महोल्ट्ज द्वारा दिया गया था। कौन सा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। क्लियर। चलो बेसिक सी बात है, एक दो बार पूछा हुआ एग्जाम में, सीधा टिक लगाने वाला है, इसलिए मैंने इनका नाम बता दिया। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ओके, मैंने क्या कहा, इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सर क्यों कहते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मैंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न या निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, सो द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। बात समझ में आ गई। क्लियर। तो क्या कहते हैं, इसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। कंजर्व रहना, संरक्षित रहना, यानी जितनी है ओवरऑल टोटल उतना ही रहना। क्लियर। लिखो बेटा, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, this law is also called energy conservation law. 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 This law is also called energy conservation law because according this law, energy can neither be created, because according this law energy can neither be created nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed.
कॉमा लगा लिखो, ओनली एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ओनली एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, only energy can change from one form to other form. So total energy of universe, so total energy of universe, so total energy of universe is always conserved, so total energy of universe is always conserved. रिपीट कर रहा हूं बेटा, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बिकॉज अकॉर्डिंग दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. सो दिस लॉ, या फिर क्या कहेंगे, सो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कंजर्व्ड. बात समझ में आ गई? क्लियर? हिंदी में लिखो बेटा. इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम के अनुसार, क्योंकि इस नियम के अनुसार, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. अतः ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, अतः ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, अतः ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है. लिख लिए? स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैच कर लेना. क्या? इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अतः ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है. क्लियर? ठीक है बेटा. चलो बच्चों, ये तो इसका थोड़ा सा क्या थ्योरेटिकल पार्ट था कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है बेटा. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके, देखो साइन की. बच्चों देखो बच्चों क्या होगा, नॉर्मली जब हम इसके फॉर्मूले डेराइव करेंगे या फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान रखना साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा. ओके, मैं ट्रिक भी लिखाऊंगा जब अपन इसके न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, बच्चा इस बात को रटता है कहां पर प्लस काम में लेना है, कहां पर माइनस काम में लेना है. ओके, तो रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में समझना है इस बात को. मान लो कोई सिस्टम है बेटा, देखो इस बात को समझना, ये मान लो कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो जिसके रेस्पेक्ट में हमें स्टडी करनी है, ये मान लो क्या है, सिस्टम है बेटा, कोई निकाय है. ओके, ठीक है. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो मैं अलग अलग 4 कंडीशन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा. इस टाइप से मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, दिमाग में इमेज ऐसी कैसी रहे, सर ने यहाँ पर प्लस बनाया था, यहाँ पर माइनस बनाया था, डायग्राम के अकॉर्डिंग. बच्चों देखो कैसे, एक तो कंडीशन में ये लिख रहा हूं बेटा, ऐसी कंडीशन. ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बच्चों क्या, प्लस क्यू, मैंने क्या लिखा है, प्लस क्यू, और डायरेक्शन देखो बेटा सिस्टम की तरफ है बेटा. ओके, ठीक है. जैसे यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं बेटा माइनस क्यू, समझना अच्छे से, यानी डायरेक्शन क्या सिस्टम से दूर है बेटा. ठीक है. अब बात करें बच्चों, एक मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा क्या,
प्लस W, यहां पर मैंने क्या लिखा है प्लस W, यानी वर्क के लिए मैंने लिखा है। और क्या अगर डायरेक्शन इससे दूर हो तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों माइनस W। क्लियर, इसको मैं क्या बोलूंगा प्लस Q। देखो बेटा Q क्या होता है हीट, क्या कहा अरे Q क्या होता है हीट, और हमें पता है Q की डायरेक्शन किस तरफ है सिस्टम की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है सिस्टम क्या कर रहा है अरे हीट का लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। डायरेक्शन देखो बेटा सिस्टम की तरफ है, इसका मतलब जो सिस्टम है निकाय है वो क्या कर रहा है हीट को गेन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उष्मा को ग्रहण कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। इसका मतलब ये तो क्या होगा एब्जॉर्प्शन, क्या कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्या कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो तो आपको जो Q की वैल्यू है किसके साथ यूज करनी है प्लस के साइन के साथ यूज करनी है। क्लियर, ठीक है बेटा। यहां देखो ये जो Q मैंने लिखा है इसकी डायरेक्शन देखो क्या सिस्टम की तरफ है या सिस्टम से दूर जा रहा है, सिस्टम से दूर जा रहा है। एरो की डायरेक्शन देखो बेटा, इसका मतलब ये जो एरो है यानी सिस्टम से दूर जा रहा है, यानी लॉस या गेन, लॉस बच्चों आ गया समझ में, यानी हीट का एमिशन यानी उत्सर्जन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एमिशन ऑफ हीट, किसको एमिशन ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हीट का क्या हो रहा है एमिशन हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन। बात समझ में आ गई। क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें किसकी W की, वर्क की बात करें तो वर्क के लिए अपन क्या कहेंगे बच्चों, वर्क की देखो डायरेक्शन क्या है यानी सिस्टम की तरफ है, इसका मतलब वर्क, अरे वर्क क्या है एनर्जी की फॉर्म है। बात समझ में आएगी, वर्क क्या है एनर्जी की फॉर्म है। वर्क की डायरेक्शन देखो, एरो की डायरेक्शन देखो सिस्टम की तरफ है, यानी एनर्जी सिस्टम की तरफ आ रही है, इसका मतलब बाहर से कोई एनर्जी सिस्टम पर वर्क कर रही है। बात समझ में आ रही है, बाहर से कोई एनर्जी सिस्टम की तरफ आ रही है मतलब सिस्टम पर वर्क कर रहा है, कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहर से कोई एनर्जी सिस्टम पर क्या कर रही है यानी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। यानी ये कंडीशन कौन सी है, वर्क क्या लिखेंगे वर्क डन, क्या कहा वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। बात समझ में आ गई, मैंने क्या कहा वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पर वर्क अगर बोले तो क्या होगा W क्या लेना है पॉजिटिव के साथ बच्चों, आ गया समझ में। ठीक है, यहां देखो जो मैंने W लिखा है इसकी देखो डायरेक्शन देखो सिस्टम की तरफ है या सिस्टम से दूर जा रहा है, सिस्टम से दूर जा रहा है। इसका मतलब मैंने क्या कहा वर्क क्या है बेटा एनर्जी की फॉर्म है, इसका मतलब एनर्जी सिस्टम की तरफ आ रही है सिस्टम से दूर जा रही है, सिस्टम से दूर जा रही है। और अगर एनर्जी सिस्टम से दूर जा रही है इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा है एनर्जी लॉस या गेन है, अरे एनर्जी दूर जा रही है मतलब लॉस कर रहा है। और एनर्जी का लॉस कब करेगा जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तब एनर्जी लॉस करेगा, यस और नो। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये है वर्क डन बाय सिस्टम। मैंने क्या कहा वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय द्वारा कार्य। ठीक है, फिर इस बात को समझ लेना बेटा, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो बहुत इजी रहेगा। ओके, मैंने क्या कहा, एक तो मैंने Q के लिए लिखा है हीट के लिए यानी उष्मा के लिए, क्लियर। एक मैंने क्या लिखा है वर्क यानी W कार्य, क्लियर। इसमें देखो मैंने क्या कहा कि बीच में कोई सिस्टम है, क्या कहा अगर हीट की डायरेक्शन सिस्टम की तरफ है, हीट मतलब Q उष्मा, क्लियर। अगर हीट की डायरेक्शन सिस्टम की तरफ है इसका मतलब क्या है बच्चों सिस्टम क्या कर रहा है हीट को गेन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है यानी उष्मा का अवशोषण। यानी आपसे बोले क्वेश्चन में लैंग्वेज बोले एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यानी उष्मा का अवशोषण, तो जो भी हीट की वैल्यू दे रखी है चाहे चल के उसने बोला है यानी 10 किलोजूल तो आपको प्लस 10 किलोजूल अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। या आपसे बोले इसमें मैंने क्या कहा हीट की डायरेक्शन देखो सिस्टम से दूर, बात समझ में आ रही है क्या सिस्टम से दूर, इसका मतलब एरो की डायरेक्शन देखो सिस्टम से दूर जा रही है मतलब क्या कर रहा है लॉस कर रहा है, क्लियर। आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा क्या एमिशन ऑफ हीट यानी उष्मा का उत्सर्जन, क्लियर उष्मा का उत्सर्जन। तो आपको अगर हीट की वैल्यू दे रखी है 10 किलोजूल लेकिन आपको वैल्यू पुट क्या करनी है, अगर एमिशन बोला है उत्सर्जन बोला है तो 10 यूज ना करके क्या लेना है बेटा -10 यूज करना है, क्लियर। ठीक है बेटा, यहां पर आपसे बात करें बच्चों कैसे वर्क डन की बात करें, देखो
मैंने क्या कहा, वर्क भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। डायरेक्शन देखो W की सिस्टम की तरफ यानी बाहर से कोई एनर्जी आ रही है, सिस्टम की तरफ आ रही है, मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। यस और नो, इसका मतलब बाहर से कोई एनर्जी आ रही है, वो सिस्टम पर वर्क कर रही है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम यानी निकाय पर कार्य किया गया। क्या कहा, निकाय पर कार्य, यानी निकाय पर कार्य किया जा रहा है। क्लियर। और यहां मैंने क्या लिखा, वर्क डन बाय सिस्टम। एरो की डायरेक्शन देखो बच्चों, यानी क्या मैंने कहा, वर्क एनर्जी की फॉर्म है। एरो की डायरेक्शन देखो, सिस्टम से दूर जा रहा है, यानी एनर्जी लॉस कर रहा है सिस्टम एनर्जी लॉस कब करेगा, जब बाहर से एनर्जी गेन करे या खुद वर्क करके एनर्जी लॉस करे, खुद वर्क करेगा। बात समझ में आ गई क्या, और खुद वर्क करेगा तो एफिशिएंसी कम होगी नहीं होगी, होगी। तो W किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो आपको बोला गया वर्क डन 10 किलो जूल है, लेकिन लैंग्वेज क्या दे दी, वर्क डन बाय सिस्टम है, निकाय द्वारा कार्य किया गया है, निकाय द्वारा कार्य किया गया है। तो आपको सीधा 10 किलो जूल यूज करना है क्या, नहीं बेटा, क्या यूज करना है, -10 किलो जूल। आ गया समझ में, क्लियर। तो बच्चों देखो क्या कहेंगे, और आप इजी वे में वैसे भी देख सकते हो। कैसे, अगर कोई सिस्टम, एरो की डायरेक्शन देखो, सिस्टम हीट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, गेन कर रहा है, और अगर गेन करेगा तो हमें पता है गेन करना किसको रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज को। यस और नो, अरे अगर गेन करेगा तो अमाउंट पहले से तो ज्यादा होगी मतलब प्लस का साइन, काम खत्म। क्लियर। यहां क्या हो रहा है, एमिशन लॉस कर रहा है, लॉस करना हमें पता, लॉस करना किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजिंग को, कमी को, और डिक्रीजिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के साइन के साथ, काम खत्म। क्लियर, ठीक है। यहां देखो बच्चों, वर्क की डायरेक्शन क्या है, सिस्टम की तरफ है, इसका मतलब बाहर से एनर्जी गेन कर रहा है, तो हमें पता है वर्क करने की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि बाहर से एनर्जी गेन करता जा रहा है। क्लियर, बाहर से एनर्जी गेन करता जा रहा है, यानी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और वर्क करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इंक्रीज के लिए अपन क्या करते हैं, प्लस का साइन, काम खत्म। क्लियर। यहां देखो बच्चों, क्या वर्क डन है बाय सिस्टम यानी निकाय द्वारा कार्य, यानी निकाय अगर कार्य करेगा तो हमें पता है धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम होगी या नहीं होगी, और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम होगी तो हमें पता है वर्क क्या होगा, माइनस के साथ, डिक्रीज होने की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, क्षमता कम होगी, तो W क्या आएगा, माइनस के साथ। समझ में आ रहा है बच्चों, चल के आपको जो वैल्यू देगा 10 किलो जूल या 50 कैलोरी जो भी है बेटा, वो आपको साइन के साथ नहीं देगा, आपको खुद याद रखना है, लैंग्वेज को अच्छे से समझ के। जहां पर एब्जॉर्प्शन, एमिशन, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, देखते ही बच्चों पेन से उसे अंडरलाइन कर लेना या राउंड कर लेना कि मुझे यहाँ पर प्लस यूज करना है या माइनस यूज करना है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने हीट और वर्क के रेस्पेक्ट में 4 कंडीशन बताई है, चाहे एमिशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वर्क डन बाय सिस्टम हो, चाहे वर्क डन ऑन सिस्टम हो बेटा। क्लियर। और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने क्या कहा, यानी चाहे हीट का एमिशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, वर्क डन ऑन सिस्टम हो या वर्क डन बाय सिस्टम हो, इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर। तो क्या कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू फ्लोट यानी उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं, डेल यू इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस W। मैंने क्या कहा, हीट और वर्क इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, डेल यू इक्वल टू Q प्लस W। बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के आइडिया लगाना है, Q और W को आपको प्लस के साथ यूज करना है या माइनस के साथ यूज करना है। क्लियर। क्वेश्चन क्या बना देगा, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, इन तीनों में क्या करेगा, कोई 2 की वैल्यू देगा और तीसरे की पूछेगा। समझ में आ गया। क्लियर। और बच्चों अपनी स्टाइल में ये जरूर ध्यान रखना, क्या इसको मैंने स्टामा किया है बच्चों, कई कॉन्सेप्ट में यूज होगा, ध्यान रखना, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, सब इस फॉर्मूले से अपन आंसर दे सकते हैं। 1 बाय 1 अपन डिस्कस भी करेंगे, ध्यान रखना। अपनी ट्रिक क्या ध्यान रखना, क्या
अगर तुम एक पूरे चैप्टर में क्या करना है बच्चों, अगर हीट, मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल और फिजिक्स में होता ही क्या है, एक ही चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बच्चे को यही नहीं पता कि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कि मुझे कौन सा अप्लाई करना है और कौन सा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन को लेके बैठ गए तो बेटा क्वेश्चन होने का सवाल ही नहीं है बेटा। बात समझ में आएगी, वहाँ तो में नैनो सेकंडों में आंसर देना है, और वो कब होता है, क्वेश्चन को देखते ही कंप्यूटर के दिमाग में क्लिक कर जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है। अगर बार बार आपने रिवीजन कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो बच्चा वैसे कर सकता है, लेकिन बाय द वे आपने ज़्यादा रिवीजन नहीं कर रखा तो कुछ ट्रिक्स होती है जो दिमाग में सेट करके आप काम चला सकते हो बेटा। कैसे, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में तुम्हें हीट या इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है या नाम दे रखा है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन के अंदर अगर हीट, उष्मा या इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा दोनों में से किसी का नाम दे रखा है तो क्या करो, फ्लोट वाला फॉर्मूला काम में लेना, 99.99% आंसर आएगा। समझ में आया, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो। समझ में आ रहा है बेटा, मैंने क्या कहा, हीट या इंटरनल एनर्जी, इनका नाम भी अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला काम में ले लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। और अपन क्या कह सकते हैं बेटा, ये लो एक बात और कहता है, क्या बेसिक सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में अपन समझ भी सकते हैं, क्या ऐसी किसी मशीन का फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या जो क्या बिना हीट लॉस के वर्क कर सके? नहीं, हमें पता है अगर हीट का लॉस, सीधी सी बात है, वर्क करेगा तो क्या होगा बेटा, हीट लॉस तो होगा ही होगा। जनरली प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है बेटा। आ गया समझ में, क्लियर, यस और नो। चलो बेटा, तो ये बच्चों ऐसे कैसे डायग्राम बना के और ये फॉर्मूला लिखो, फिर ट्रिक लिखाता हूँ और लास्ट में जो स्टेटमेंट बोला है वो लिखते हैं। नोट करो फटाफट। लिबरा नोट कर लिया क्या? चलो ये ट्रिक जरूर लिख लेना बेटा और स्टामा कर लेना, इस ट्रिक को भी ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेगी। लिखो, इफ नेम ऑफ हीट और इंटरनल एनर्जी इज गिवन, इफ नेम ऑफ हीट और इंटरनल एनर्जी इज गिवन इन क्वेश्चन, इफ नेम ऑफ हीट और इंटरनल एनर्जी, दोनों में इसको ऐसा भी, if name of heat or internal energy is given in question, if name of heat or internal energy is given in question, then use the formula of float, यानी ये वाला, clear, then use the formula of a float। ठीक है, हिंदी में लिखो, यदि क्वेश्चन में, यदि प्रश्न में, यदि सवाल में, यदि क्वेश्चन में उष्मा या आंतरिक ऊर्जा, यदि क्वेश्चन में उष्मा या आंतरिक ऊर्जा का नाम दे रखा हो, यदि क्वेश्चन में उष्मा या आंतरिक ऊर्जा का नाम दे रखा हो तो फ्लोट का सूत्र काम में लेना है। तो फ्लोट का सूत्र, फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ये वाला, तो फ्लोट का सूत्र काम में लेना है।
तो फ्लोट का सूत्र काम में लेना है। अरे ताकि आंसर इजीली आ जाए ये भी लिखाऊं क्या, कॉमन सेंस है, ध्यान है ना, ठीक है बेटा। अब क्या कहेंगे, एक जो मैंने लास्ट में स्टेटमेंट बोला था वो और लिख लो बेटा। द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन not possible, the formation of this type machine not possible, the formation of this type machine not possible, which can work without loss of heat. The formation of this type machine not possible which can work without loss of heat. हिंदी में लिखो, इस प्रकार की मशीन, यंत्र हिंदी में कहते हैं यंत्र, ठीक है, मशीन लिख लो। इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है, इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है, इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है। किस प्रकार की, जैसी बात कर रहे हैं अपन, इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है, इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बिना उष्मा हानि के कार्य कर सके, जो बिना उष्मा हानि के कार्य कर सके। इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बिना उष्मा हानि के कार्य कर सके। जो बिना उष्मा हानि के कार्य कर सके। चलिए, जो बिना उष्मा हानि के कार्य कर सके। और हमें पता है बच्चों, चाहे फैन हो, मोबाइल हो, या और भी कोई इलेक्ट्रिक मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, कोई भी आप देखते हो बेटा, जैसे अगर कंटिन्यू से यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा बेटा, उसका जो कवर होता है, हमें पता है वो हमें गरम गरम फील होता है, नहीं होता, होता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न यही होता है बच्चों, एक्चुअल में क्या, क्योंकि अगर वो काम कर रहा है, यूज हो रहा है, तो हमें पता है वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करेगा तो क्या होगा, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, कवर होता है बेटा, वो क्या होता है, हमें टच करने पर गर्म फील होता है बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बेटा, अब बात करते हैं बच्चों। देखो अपन ने क्या कहा था इस चैप्टर में, अपन ने कहा था जो एनर्जी होती है उसकी कई सारी फॉर्म्स होती है। मैंने क्या कहा, एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती है। जैसे अपन ने कहा था 1 by 1 क्या, अरे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी बेटा, याद है ना। तो सभी अलग अलग एनर्जी की फॉर्म को क्या करेंगे अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, चलो बेटा हेडिंग लिखो, different types of energy, ऊर्जा के विभिन्न रूप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न रूप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ या प्रकार, ऊर्जा के विभिन्न रूप या प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। 1 by 1 डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 1 लिखो, इंटरनल एनर्जी, यानी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ई या फिर यू, ई या यू। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ई या फिर यू से भी इसे डिनोट कर देगा, ध्यान रखना, लिख लिए। चलो बेटा 1 by 1 डिस्कस करेंगे सभी एनर्जी की फॉर्म को। तो क्या कहा बच्चों, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। देखते हैं बच्चों क्या होती है, कैसे होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो क्या होती है इंटरनल एनर्जी, अच्छे से इसकी डेफिनेशन सुनना, फिर 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्या, द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सबस्टांस प्रेजेंट इन ए सिस्टम कॉल्ड एज ए इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस। क्लियर। मैंने क्या कहा, किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ में
संचित कुल ऊर्जा उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? अरे कोई भी सिस्टम है बेटा, ठीक है, कोई भी सिस्टम होगा, मान लो जैसे कोई लिक्विड सिस्टम है चाहे कोई गैसेस सिस्टम है, ओके। अगर कोई गैसेस सिस्टम है तो क्या गैस की सीधी सी बात है, उसके अंदर क्या गैसेस मॉलिक्यूल है, सबस्टांस कौन है? गैसेस मॉलिक्यूल है। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बोली जाएगी, आंतरिक ऊर्जा बोली जाएगी। क्लियर? या फिर कोई लिक्विड सिस्टम है तो लिक्विड मॉलिक्यूल है, उस सिस्टम के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल है, उसकी जो एनर्जी होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बोली जाएगी। क्लियर? ठीक है बेटा, स्टेटमेंट लिखो। द टोटल स्टोर्ड एनर्जी, द टोटल स्टोर्ड एनर्जी, the total stored energy in a substance, the total stored energy in a substance, the total stored energy in a substance, और सबस्टांस लिखा उसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। बच्चा कहेगा सर क्यों? इसके बाद एंथैल्पी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली मैंने इसको अंडरलाइन क्यों करवाया है, ओके। तो क्या कहा? द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सबस्टांस, सबस्टांस को अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना ये सबस्टांस के लिए है। The total stored energy in a substance present in a system, the total stored energy in a substance present in a system, the total stored energy in a substance present in a system, the total stored energy in a substance present in a system called as internal energy of substance. The total stored energy in a substance present in a system called as internal energy of a substance. लिख लिए? चलो हिंदी में लिखो बेटा, लिखो किसी निकाय में उपस्थित बिल्कुल बेटा, वेरी गुड आयुष। जैसे आयुष ने कहा कि सर एंथैल्पी में क्या सिस्टम की एनर्जी होगी क्या? बिल्कुल बेटा वही होगी। इसके बाद एंथैल्पी पढ़ेंगे, वो भी स्टोर एनर्जी होती है लेकिन वो सिस्टम की होती है, लेकिन ये सिस्टम के अंदर जो सबस्टांस होगा उसकी बात करता है बेटा। क्लियर? मैंने क्या कहा? सभी एनर्जी की फॉर्म है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको अलग अलग नाम दिया गया बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो क्या कहा इंग्लिश में? मैंने क्या कहा? द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सबस्टांस प्रेजेंट इन ए सिस्टम कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस, ओके। हिंदी में लिखो किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ में संचित कुल ऊर्जा, और यहां पे पदार्थ को अंडरलाइन कर लेना, किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ में संचित कुल ऊर्जा, पदार्थ को अंडरलाइन करना बेटा। किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ में संचित कुल ऊर्जा, किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ में संचित कुल ऊर्जा उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ में संचित कुल ऊर्जा उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। लिख लिया बेटा? कर लिए नोट? चलो बेटा, अब हमें पता कोई सबस्टांस होता है, कोई पदार्थ होता है बेटा, उसमें ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी होती है। वो कई सारी फॉर्म्स में हो सकती है, ओके। आप कहोगे सर कैसे? जैसे ट्रांसलेशन एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, वाइब्रेशन एनर्जी, कंपन ऊर्जा, या फिर क्या रोटेशनल एनर्जी यानी घूर्णन ऊर्जा, यानी क्या कई सारी एनर्जी हो सकती है। इन सभी एनर्जी का जो सम होगा सबस्टांस के लिए वो बोली जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं बेटा? U टोटल जो होगा, क्या कहा? किसी सबस्टांस के लिए जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? उसकी कई सारी जो एनर्जी होगी, जैसे मैंने बोला कई सारी एनर्जी, कौन सी? ट्रांसलेशन, ओके। ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस क्या U, और क्या कहेंगे बेटा? रोटेशनल एनर्जी, या फिर क्या कहेंगे बेटा? U कौन सी? बाइंडिंग एनर्जी, या फिर और कौन सी बच गई बेटा? यानी ट्रांसलेशन होगी, रोटेशनल होगी, बाइंडिंग होगी, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी और भी कोई ऊर्जा है। तो टोटल सभी का क्या होगा? सम होगा, और वो क्या होगी? उस सबस्टांस की टोटल इंटरनल एनर्जी बोली जाती है। ठीक है? हिंदी में बच्चा लिख सकता है U कुल, टोटल, ट्रांसलेशन स्थानांतरण, घूर्णन, बंधन, कंपन। कर ली नोट?
कर लिया बेटा, ठीक है। अब बच्चों देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो सबस्टांस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, वो क्या होता है, कोई एक एनर्जी नहीं होती। हमें पता है जो सबस्टांस के पार्टिकल है, पदार्थ के कण है, वो एक्चुअल में क्या होता है, अरे सीधी सी बात है, उसके अंदर कई सारी एनर्जी प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक एनर्जी की अपन स्पेसिफिक वैल्यू, किसी एक निश्चित ऊर्जा यानी कौन सी प्रकार की है, उसका एक निश्चित मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है एनर्जी का इंटर कन्वर्जन संभव है, पॉसिबल है या नहीं है। अरे ऊर्जा का अंतर परिवर्तन संभव होता नहीं होता, होता है। कैसे, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बोलोगे कि सर इस पार्टिकल के अंदर ये एनर्जी कितनी है, तो उसी टाइम ये क्या दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। बच्चा कहेगा सर इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है। सर इसकी वैल्यू कितनी है, वो किसी और में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, एक्चुअल में क्या, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या कई सारी एनर्जी का टोटल सम होती है। इस वजह से क्या कहेंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियली और फाइनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्योंकि अपन सिस्टम को ऐसा ऐसा छोड़ देंगे कि इसके अंदर सबस्टांस है, सब आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाओ, आपस में परिवर्तित हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। जब पूरी तरह क्या आपस में चेंज हो जाओ, एनर्जी कन्वर्जन कर लो, तब बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में ये है, लास्ट में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो मैंने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस इज टोटल सम ऑफ मेनी टाइप्स एनर्जी ऑफ सबस्टांस, सो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड। क्लियर, मैंने क्या बोला, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ की कई प्रकार की ऊर्जाओं का कुल योग होती है, अतः आंतरिक ऊर्जा का क्या एक निश्चित मान यानी वास्तविक मान ज्ञात ना करके क्या करते हैं, केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। क्लियर, ओके। लिखो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस, लिखो इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस, इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस, इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस, internal energy of substance is the total sum of internal energy of substance is the total sum of many types energies of substance. Internal energy of substance is total sum of many type energies of substance, is total sum of many type energies of substance. So क्या लिखा, internal energy of substance is the total sum of many type energies of substance. So the exact value of internal energy, cannot be calculated. So the exact value of internal energy cannot be calculated. So the exact value of internal energy cannot be calculated. So the exact value of internal energy cannot be calculated. Only change in internal energy is 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 calculated. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ की कई प्रकार की ऊर्जाओं का कुल योग होती है। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की कई प्रकार की ऊर्जाओं का कुल योग होती है। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की कई प्रकार की ऊर्जाओं का कुल योग होती है। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की कई प्रकार की ऊर्जाओं का कुल योग होती है। अतः आंतरिक ऊर्जा का यथार्थ मान, अतः आंतरिक ऊर्जा का यथार्थ मान
ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः आंतरिक ऊर्जा का यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः आंतरिक ऊर्जा का यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। और हमें पता है बच्चों, वैसे भी ये क्या है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है या नहीं है? अरे Q, W और C को छोड़कर, याद है ना बच्चों, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। और किसी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी के लिए अपने कहा था बच्चों, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल, काम खत्म, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। बात समझ में आई क्या? फाइनली कितनी है और इनिशियली कितनी है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। ओके, नोट करो बेटा। ये ठीक है। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, अब बात करें बच्चों, देखो एक और बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या कि कोई भी सबस्टांस होता है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? उस सबस्टांस की फिजिकल और केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी? मैंने क्या कहा, कोई भी पदार्थ होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी, किस पर निर्भर करेगी? उसकी भौतिक व रासायनिक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, नहीं करती? अरे अगर एक ही सबस्टांस अलग अलग फॉर्म में है तो ये बताओ उसके पार्टिकल की एनर्जी हर फॉर्म में सेम होगी क्या? नहीं बेटा। कैसे? H2O का एग्जांपल ले सकते हैं अपन बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। H2O हमें पता है अगर आइस की फॉर्म में है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, या फिर जैसे वाटर की फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म आ गई। और हमें पता वेपर अगर है तो गैसेस फॉर्म में हो गया, नहीं हो गया? और हमें पता है तीनों ही कंडीशन में अगर अपन बात करें तो H2O मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होगी क्या? नहीं बेटा, अलग अलग होगी। क्लियर? तो फिजिकल और केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है और सबस्टांस की अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये किसी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी का टोटल सम है बेटा। अगर 10 पार्टिकल है तो 10 का टोटल सम, अगर 20 पार्टिकल्स है तो 20 पार्टिकल की एनर्जी का टोटल सम। तो सबस्टांस की अमाउंट यानी पदार्थ की मात्रा पर भी निर्भर करेगी। और उसके अलावा क्या, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। मैंने क्या कहा, कोई सबस्टांस की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो फाइनली किस पे डिपेंड करेगी? सबस्टांस की फिजिकल और केमिकल नेचर पर, सबस्टांस की अमाउंट पर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। यानी क्या कहेंगे, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ की भौतिक व रासायनिक प्रवृत्ति पर, पदार्थ की मात्रा पर तथा तापमान, दाब और आयतन पर निर्भर करती है। क्लियर? लेकिन यही बात अगर अपन बोले आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, तो क्या कहेंगे? आइडियल गैस के लिए ध्यान रखना बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी होती है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बच्चा कहेगा सर क्यों? पहली बात तो मैंने बोला क्या है कि अगर आदर्श गैस बोल दे तो आदर्श गैस के लिए ध्यान रखना बच्चों, आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है, दाब और आयतन पर निर्भर नहीं करती बच्चों। ठीक है? बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों, आइडियल गैस की एक एक प्रॉपर्टी अपने देखी थी गैस स्टेट में, याद है ना? आइडियल गैस के लिए क्या होता है, यानी वो आइडियल फॉर्म में होती है, यानी कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होती है, लगातार गतिशील अवस्था में होती है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हमें पता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो। क्लियर? तो क्या होता है, आइडियल गैसेस मॉलिक्यूल की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, जो क्या करती है, ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला आता है ना बच्चों गैसेस के लिए, क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 3/2 kT, यानी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में रिलेशन होता है बेटा। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या, आदर्श गैस के लिए बात करें तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा का मान केवल और केवल क्या, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, लेकिन दाब और आयतन पर निर्भर नहीं करता। क्यों? आदर्श गैस के अणुओं की अधिकांश ऊर्जा क्या होती है, किसकी फॉर्म में, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, जो केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो द इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस the internal energy of substance, the internal energy of substance
डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ सबस्टांस. The internal energy of substance depends on physical and chemical nature of substance. The internal energy of substance depends on physical and chemical nature of substance, comma amount of substance, comma amount of substance, amount of substance, comma temperature, pressure and volume, temperature, pressure and volume, temperature, pressure and volume. The internal energy of substance depends on physical chemical nature of substance, amount of substance, comma temperature, pressure and volume. हिंदी में लिखो बेटा. पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ की भौतिक व रासायनिक प्रकृति, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ की भौतिक व रासायनिक प्रकृति, कॉमा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, कॉमा ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करती है, ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करती है, ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करती है. लिख लिया बेटा. ठीक है. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा. स्टार मार्क करके लिख लेना इस बात को. द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, the internal energy of ideal gas depends only on temperature. The internal energy of ideal gas depends only on temperature, comma does not depend on pressure and volume, does not depend on pressure and volume, because the maximum energy of ideal gas molecules, because the maximum energy of ideal gas molecules is present as kinetic energy, because the maximum energy of ideal gas molecules is present as kinetic energy, which depends only on temperature, which depends only on temperature. रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैच कर लेना. The internal energy of ideal gas depends only on temperature, does not depend on pressure and volume, because the maximum energy of ideal gas molecules is present as kinetic energy, which depends only on temperature. ठीक है. हिंदी में लिखो. आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है. आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है. आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है. कॉमा लगाए लिखो. दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करती, दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करती, दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि आदर्श गैस अणुओं की अधिकांश ऊर्जा, क्योंकि आदर्श गैस अणुओं की अधिकांश ऊर्जा
आदर्श गैस अणुओं की अधिकांश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है, क्योंकि आदर्श गैस अणुओं की अधिकांश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है। आदर्श गैस अणुओं की अधिकांश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है, जो कि केवल ताप पर निर्भर करती 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 है। कर लिया बेटा। चलो बच्चों देखो, अब आपको क्या, कई बार बच्चों क्या होता है, एक सीधा सा ऑप्शन देके बच्चों क्या करता है, आपसे पूछेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। बच्चा इस बात को रटता भी है और उसी में आगे फिर गलती भी करके आता है। कैसे होता है, क्या करना है बेटा, समझना। फॉर आइडियल गैस, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, आइडियल गैस के लिए। क्लियर। आइडियल गैस के लिए आपको क्या, दो ऑप्शन देगा बेटा। कैसे, एक तो आपको ये लिख के देगा डी यू अपॉन क्या करेगा बेटा, डी यू मैंने लिखा है बेटा, डी यू अपॉन क्या लिखा, dp। क्लियर, ठीक है। और t इक्वल टू 0, एक तो ये कंडीशन देगा बच्चों, ठीक है। और कौन सी कंडीशन देगा, एक कंडीशन आपको कैसे लिख के देगा, du अपॉन dv, ठीक है, इक्वल टू क्या, यानी इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मैंने क्या कहा, आपको ये ऑप्शन देगा। बच्चा रटता है कि आइडियल गैस के लिए मुझे ये ध्यान रखना है, लेकिन होता कैसे ये समझना है इस बात को। ओके, इसका मतलब कैसे है बेटा, देखो समझना। मैंने क्या लिखा, du मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। dp क्या है, चेंज इन प्रेशर। क्लियर, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या, प्रेशर में चेंज होने पर इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में क्या चेंज होगा, 0, क्योंकि हमें पता आइडियल गैस की बात कर रहा है। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, ओनली क्या करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और टेम्परेचर बाहर T लिखा है, बाहर T लिखा मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। क्लियर, एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर है, चाहे 10 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे कितना भी हो, यानी एक फिक्स टेम्परेचर है। और हमें पता है एक फिक्स टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या, नहीं। आंतरिक ऊर्जा में इंटरनल एनर्जी में चेंज कब होता है, जब टेम्परेचर में चेंज हो। बात समझ में आ रही है। क्लियर, इसका मतलब बाहर T लिख के दे रखा है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा है। और एक निश्चित ताप पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, चाहे प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो, उसके बाद भी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमें पता है ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर, तो जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, dp चेंज इन प्रेशर। क्लियर, बाहर लिखा T एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। क्लियर, ठीक है, यानी एक निश्चित ताप पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर प्रेशर में चेंज हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, ध्यान है ना। क्लियर, यहां क्या लिखा है बच्चों, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अपॉन dv चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। बाहर क्या लिखा, T यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और हमें पता है एक निश्चित ताप है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसके ऊपर भले ही वॉल्यूम में चेंज हो, आयतन में परिवर्तन हो, इसकी वजह से ये बताओ इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर, तो चेंज कितना होगा बेटा, 0। और 0 कैसे होगा, समझ में आ गया। क्लियर, नोट करो बेटा। कर लिए, अरे बुझाने दे क्या, लिख लिए। चलो अब बात करते हैं बच्चों, देखो इंटरनल एनर्जी के बारे में। ये तो मैंने कुछ क्या बेसिक सी बात बताई है, क्या इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, क्या करना है, कैसे करना है। ओके, अब बच्चों कुछ इसके 2-3 कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपसे बच्चों देखो बहुत इजी वे में क्या गलती करवा देगा, लेकिन ध्यान रखना, गलती करनी हो तो फायदा क्या, फिर पढ़ के एक एक चीज़ अच्छे से करना, क्या करना है, कैसे करना। देखो बच्चों अच्छे से समझना, आपसे पूछे ऐसा प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके इक्वल होगा, क्या होगा, तो रटोगे तो कंफ्यूज होगे। एक एक चीज़ समझ के करना है।
है। ओके, कैसे करना, फिर इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करके देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इसके वन बाय वन। ओके, चलो बेटा समझना अच्छे से। अगर आपसे बोले फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, मैंने क्या बोला है बेटा, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी किसकी बात कर रहा हूं, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए, समझते जाना, बाद में नोट करना। तो देखो मैंने क्या कहा, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि ये चीजें बाद में रटोगे, रट ही नहीं सकते। आइसोकोरिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब किसकी बात कर रहा हूं, सम आयतनिक प्रक्रम की बात कर रहा हूं। क्लियर। और हमें पता आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हमें पता है इसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, यस और नो। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमें पता है डेल वी क्या होता है, जीरो। अरे चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, जीरो। अरे डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डेल वी। ध्यान है ना, चलो कोई देखो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डेल वी। डेल वी अगर जीरो है तो हमें पता है वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस और नो, क्लियर। चलो बेटा, अब आपको याद है एक अपने कॉन्सेप्ट लिखा है क्या, डेल यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू, याद है ना, फ्लोट के अकॉर्डिंग। अब हमें पता हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या, अरे डब्ल्यू जीरो होता है, मतलब इसकी जगह जीरो लिख दूं। क्लियर। तो हमें पता है बच्चों डेल यू किसके इक्वल हो गया, Q के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, जो हीट है वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। यानी सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होगा, जो उष्मा होगी वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो थ्योरेटिकल लिखा के टाइम पास की जरूरत है क्या, मैंने स्टार मार्क इसीलिए किया है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य। लेकिन ध्यान रखना Q किसके इक्वल है, डेल यू के इक्वल। किस कंडीशन में आ रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब सुनना इस बात को, देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैसे समझना इस बात को। Q क्या होती है, हीट की वैल्यू होती है, और हमें पता है हीट का तो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और एमिशन भी हो सकता है। यानी उष्मा है तो उष्मा का तो अवशोषण भी हो सकता है और उत्सर्जन भी हो सकता है। और हमें पता है अगर हीट का एमिशन और एब्जॉर्प्शन अगर हो तो उसका साइन अलग अलग होगा या नहीं होगा, एक कंडीशन में प्लस होगा, दूसरी में माइनस होगा। यस और नो। अगर Q का यहाँ पर साइन प्लस माइनस हो तो डेल यू का साइन भी क्या होगा बेटा, अरे प्लस माइनस होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। कैसे, तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ है, सुनना इस बात को, इफ Q इक्वल टू पॉजिटिव, Q अगर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, देखो ये प्लस तो ये भी प्लस है, तो ये अगर प्लस आ रहा है Q तो हमें पता है डेल यू भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। यस और नो। डेल यू पॉजिटिव है यानी चेंज, डिफरेंस, अंतर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगी बेटा। आ गया समझ में, क्लियर। या फिर मैं क्या बोलूं, इफ Q इक्वल टू नेगेटिव हो, Q अगर नेगेटिव हो तो हमें पता है ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो डेल यू क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। और डेल यू अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब डिफरेंस जो आ रहा है नेगेटिव के साथ आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये पूछा हुआ है एग्जाम में। ओके, मैंने क्या कहा बच्चों, समझना है इस बात को। देखो बच्चों कैसे, और प्रैक्टिकली भी अपन समझ सकते हैं कैसे। अगर कोई सिस्टम, देखो Q पॉजिटिव का मतलब क्या है, हीट का एमिशन या एब्जॉर्प्शन, अरे उत्सर्जन या अवशोषण, वो मैंने डायग्राम बनाया फ्लोट में, याद है ना। देखो बच्चों कैसे, Q अगर पॉजिटिव है यानी सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, गेन कर रहा है। और हमें पता है सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सीधी सी बात है उसके पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी। वाटर को बॉईल करने वाली कंडीशन है, आप समझ सकते हो। अगर वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर है जो भी 20-30, अगर गैस पे रख के ऑन करेंगे तो हमें पता पहले के कंपैरिजन में जब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी बच्चों। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है, Q नेगेटिव कब आता है, जब हीट का एब्जॉर्प्शन या एमिशन उत्सर्जन। क्लियर। इसका मतलब हीट लॉस करेगा। कोई सिस्टम अगर हीट लॉस करता है तो सीधी सी बात है पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। अभी जैसे वाटर के बॉइलिंग वाली बात की थी, इसका उल्टा कर दो, अब कूलिंग वाली बात कर लो
बेटा। कैसे? बॉइल्ड वाटर है, गैस को आपने बंद कर दिया, तो जिस टाइम पर गैस को आपने ऑफ किया, बंद किया, उस टाइप पर तो वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे वो क्या करेगा, अरे हीट का लॉस करता जाएगा, गैस को तो बंद कर दिया और हीट तो मिल नहीं रही, अब वो क्या करेगा, हीट का लॉस करता जाएगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी या नहीं जाएगी, कम होती जाएगी। प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। बस ये जो मैंने ब्लॉक की हैं अपने आप में क्वेश्चन है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करें, एक हमें क्या बोलेगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, समझते जाना। क्या कहा? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूं बेटा, समतापी प्रक्रम। क्लियर? और हमें पता आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टी क्या होता है, कांस्टेंट। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल टी क्या होता है, जीरो। और डेल टी अगर जीरो होता है तो हमें पता इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। यस और नो? बस इसको मैंने क्या स्टामा किया है। आ गया समझ में? क्या अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया तो डेल यू जीरो कर देना। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? ठीक है बेटा। चलो एक कंडीशन हमें क्या देगा, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। क्लियर? और हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने कहा था देखते ही कर देना, Q इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यस और नो? अरे याद है ना, मैं क्या कह सकता हूं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो मैंने क्या कहा था, एडियाबेटिक देखते ही कर देना, Q इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, डेल यू इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। यस और नो? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मैं Q को क्या कर सकता हूं, जीरो कर सकता हूं। इसका मतलब डेल यू किसके इक्वल आ गया, W के इक्वल आ गया। यस और नो? बात समझ में आ गई? बस यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में स्टेटमेंट दे देगा, क्या, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यस और नो? क्लियर? बात समझ में आ गई? और हमें पता वर्क डन पे बेटा सिर्फ यही स्टेटमेंट पूछे, जरूरी है क्या, इंटरनल एनर्जी में चेंज बोला है, मैंने क्या कहा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। चेंज तो हमें पता है इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर? तो हमें पता है ये कैसे होगा सर, वर्क के अकॉर्डिंग। कैसे? वर्क की दो कंडीशन डिस्कस की हमने, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। ओके? कैसे बच्चों, देखो समझना, कंडीशन क्या है, इफ W इक्वल टू पॉजिटिव, एक कंडीशन तो क्या है, W पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव तो ये भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, W पॉजिटिव तो डेल यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल यू अगर पॉजिटिव है तो हमें पता डेल यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। एक अपन क्या कह सकते हैं, W इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। अगर W नेगेटिव है तो बच्चों क्या होगा, डेल यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस और नो? डेल यू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, और डेल यू नेगेटिव है यानी डिफरेंस, अंतर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे, क्या समझ में आ गया? क्लियर? अब इस बात को प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। कैसे? हमें पता W पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन ऑन सिस्टम, निकाय पर कार्य, यानी बाहर से कोई एनर्जी निकाय पर, सिस्टम पर कार्य करेगी। तो हमें पता है बच्चों सिस्टम के अंदर पार्टिकल है, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, होगी। आ गया समझ में? क्लियर? W नेगेटिव का मतलब क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम या ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय द्वारा कार्य, और सिस्टम खुद वर्क करेगा, निकाय कार्य करेगा, तो सीधी सी बात है उसके पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज होगी टाइम के साथ। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है? ये जो मैंने ब्लॉक किया, स्टामा किया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बना देगा, ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा। रटने की जरूरत नहीं, एक एक चीज अपन ने डिस्कस की डिटेल से, कैसे करना, क्या करना। क्लियर? नोट करो फटाफट।
अच्छा विकास, आइसोथर्मल में U कैसे जीरो कैसे किया बेटा? एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आगे लिखा भी हमने, ये हीट कैपेसिटी में अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपन यहाँ तक पहुँचे नहीं है अभी तक। तो क्या इंटरनल एनर्जी का अपन ने क्या किया बेटा, डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेशन पूछा है क्या, तो ध्यान रखना टेम्परेचर में चेंज होगा, कॉमन सेंस है, तो ही पार्टिकल की एनर्जी में चेंज होगा। क्लियर? क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है, अरे काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। टेम्परेचर ही अगर क्या है, डेल टी जीरो का मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पार्टिकल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं। क्लियर? आगे जो मान लो एक फॉर्मूला लिखा भी है बच्चे ने एक, वो अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना और दिमाग में सेट कर लेना, इंटरनल एनर्जी की बात करें वो टेम्परेचर के कोरिलेट होगी बेटा। क्लियर? नोट करो। कर लिया बेटा नोट? कर लिया क्या? अरे बुझान दे। चलो बेटा, ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट अपने और डिस्कस करे हैं। अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन पूछे इंटरनल एनर्जी के लिए, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है बेटा। ओके, और कैसे होगा क्या होगा, बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर? चलो बेटा आगे बात करते हैं। क्या इसके कुछ फॉर्मूले भी डिराइव करते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी के, जो कैसे हमें पूछ सकता है कैसे करना है बच्चों। क्लियर? चलो बेटा बात करते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों, देखो अच्छे समझते जाना। इंटरनल एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल, यानी वन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो कैसे करेंगे बच्चों। तो देखो यू मैं क्या बोल रहा हूं, पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये क्या होता है बेटा F/2 kT। मैंने क्या कहा, पर मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा,
F/2kT होता है। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, U पर मॉलिक्यूल ये तो पता ही है, प्रति अणु हिंदी में क्या कहेंगे, प्रति अणु की आंतरिक ऊर्जा, तो U क्या पर मॉलिक्यूल क्या F/2kT। क्लियर, U का मतलब तो पता ही है इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर जो F हमने लिखा है, F क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स। क्या कहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, फिजिक्स में भी आपके आता है बेटा, ध्यान है ना। अरे गैसेज मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की मूवमेंट शो करते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में शो करते हैं, तो उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स, गैसीय अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि। लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या, किसके लिए ये वैल्यू कितनी होती है, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। ओके, तो क्या कहेंगे, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, क्या कहा बेटा, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस बोला है, इसका मतलब कौन सी गैस की बात कर रहा है बेटा, तो समझना अच्छे से। अगर मोनो एटॉमिक गैस है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, इनकी मैं बात कर रहा हूं। फॉर मोनो एटॉमिक गैस की बात करें बेटा तो F इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है इसकी वैल्यू। मोनो एटॉमिक गैस बोला यानी एक परमाणुविक गैस, इसके लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 3। क्लियर, और आपसे क्या बोलेगा बेटा, 4 डाई एटॉमिक गैस। क्या कहा, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस मतलब क्या, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। मैं ब्रैकेट में समझने के लिए एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ बेटा। फॉर मतलब इसका मतलब क्या, क्या अगर डाई एटॉमिक गैस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे H2, N2 और O2, एंड आपको साथ में क्या दे देगा बेटा, लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। क्या कहा, लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। लीनियर पॉली एटॉमिक का मतलब क्या, पॉली एटॉमिक, 2 से ज्यादा एटम वाली कोई भी गैस हो, चाहे 3 एटम हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितने भी हो बेटा, डायटोमिक हो। मैंने क्या कहा, डायटोमिक या फिर लीनियर मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, रेखीय होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या कहेंगे, जैसे CO2। बात समझ में आई क्या, ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए F कितना होता है बेटा, 5 होता है। मैंने क्या कहा, बात समझ में आ गई। लीनियर पॉली एटॉमिक गैस की बात करें या फिर क्या कहे डाई एटॉमिक गैस हो, उसके लिए F कितना होता है, 5। क्लियर, और क्या कहेंगे बेटा, 4 नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, इसमें 3 कंडीशन मैंने लिखी है, एक तो ये, दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, और ये इसकी 3rd कंडीशन है, ये ध्यान रखना। ओके, क्या कहा, मोनो एटॉमिक गैस है तो F इक्वल टू कितना, 3। फिर क्या डायटोमिक गैस है जैसे H2, N2 और O2, या फिर लीनियर रेखीय, जिसकी शेप कैसी होती है बेटा, स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर होती है, वो कैसा होता है, जैसे CO2, F कितना होता है, 5। फिर मैंने क्या लिखा है, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, यानी पॉली एटॉमिक तो है लेकिन वो कैसा है बेटा, नॉन लीनियर है, अरेखीय, उसकी शेप स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर, एक लाइन में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल तो दिमाग में तो आना चाहिए, जैसे कैसे, अमोनिया हो गया, CH4 हो गया, SO2 हो गया, ETC, ये सारे इसमें आएंगे। इसके लिए F कितना होता है बेटा, इसके लिए F होता है 6। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया, येस और नो। तो मैंने एग्जाम्पल जरूर लिखे हैं बेटा कि किस कंडीशन में F की वैल्यू कितनी आपको लेनी है। क्लियर, और ट्रिक अगर कंफ्यूजन हो जाए किसके लिए क्या होगा तो ये जरूर ध्यान रखना, F इक्वल टू कितना होगा बेटा, 3, 5, 6। क्या कहा, F इक्वल टू कितना होगा, 3, 5, 6। सीक्वेंस तो आपको याद रखना ही है बेटा, किसका, पहली वैल्यू किसके लिए है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। क्लियर, दूसरी वैल्यू किसके लिए है, डाई एटॉमिक और लीनियर पॉली एटॉमिक। क्लियर, और तीसरी वैल्यू किसके लिए है, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस के लिए। आ गया समझ में, क्लियर। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा, F तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ठीक है। K की बात करें बेटा, K यहाँ पर क्या होता है, K इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या होता है, K इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, तो एक्चुअल में जो K क्या होता है बेटा, K इक्वल टू होता है R/NA। मैंने क्या कहा, K क्या होता है बेटा, R/NA। मतलब क्या, K की डेफिनेशन क्या होती है, R यहाँ पर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, Na क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर। यानी गैस कांस्टेंट जो होता है हमें पता है उसकी यूनिट क्या होती है रे, पर मोल इंटू केल्विन। मोल पर मोल यानी क्या,
Na मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर? तो Na मॉलिक्यूल के लिए तो R होता है, लेकिन पर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्या कहा? पर मॉलिक्यूल के लिए, पर मॉलिक्यूल के लिए जो क्या होगा बच्चों, यानी गैस कांस्टेंट R की वैल्यू होगी, वो क्या होगा? बोल्ट्जमान कांस्टेंट K बोला जाता है। तो अपन देख भी सकते हैं Na मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट कितना? R। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना? R अपॉन Na। बात समझ में आ गई? क्लियर? और R की अगर वैल्यू पुट करें अपन, क्या करेंगे? 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। क्लियर? और Na हमें पता ही है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23, और पर मोल के रेस्पेक्ट में होता है, तो ये भी मोल इनवर्स। क्लियर? ठीक है, मोल से मोल को मैं उड़ा दूं बेटा, तो क्या लिखेंगे? K इक्वल टू क्या होगा? 8। बच्चों देखो 8 में 6 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग हमें पता है बच्चों, अरे 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा नहीं आएगा? आएगा। और ये वैल्यू आती है बेटा 1.38। 10 टू पावर 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 10 टू पावर माइनस 23, बाकी क्या बच गया? जूल इंटू केल्विन। समझ में आ गया? ये किसकी वैल्यू होती है? K की। तो कई जगह बच्चों क्या K की वैल्यू अर्ग में इतनी होगी, कैलोरी में इतनी होगी, उसमें इतनी होगी, उसमें इतनी होगी, अलग अलग वैल्यू पूछ सकता है। जनरली फिजिक्स में आपकी कई जगह यूज होती है, तो रटने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू फिक्स कर लो, बाकी किसी की जरूरत है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा अब बात करें किसकी? T हमें पता ही है, T क्या होता है रे? टेम्परेचर होता है। क्या कहा? T इक्वल टू क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान। और ये किस में यूज करना है? केल्विन में यूज करना है। ये K ध्यान रखना बोल्ट्जमान कांस्टेंट वाला नहीं है बेटा, पूरा लिख रहा हूं। क्या K किस में यूज करते हैं? केल्विन में यूज करना। आ गया समझ में? तो देखो इसका पर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या है, और क्या इसमें F की वैल्यू क्या होती है, K का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, 2 क्या होता है, ये भी बताऊं क्या? अरे ये तो ध्यान है ना? यस और नो? यहां तक बात समझ में आई बेटा? फटाफट नोट करो, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नोट करो फटाफट। गौरव क्या कहा सर? लीनियर एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस कैसे फाइंड करते हैं? पॉलीएटॉमिक का मतलब तो समझ जाएगा ना, मोनो एटॉमिक है जिसमें एक एटम हो, ये वाले। डायएटॉमिक जिसमें दो एटम हो, जैसे H2, N2 और O2। पॉलीएटॉमिक है 2 से ज्यादा एटम हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे देखो CO2 3 है, अमोनिया 4 है, मेथेन में 5 है। कहने का मतलब क्या है? सभी पॉलीएटॉमिक है। लीनियर नॉन लीनियर, अरे पीरियडिक टेबल वगैरह में अपन स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, प्लेनर नॉन प्लेनर, वैसे एक लाइन में स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? लीनियर। और बाय द वे क्या, अगर बाय द वे क्या एक लाइन में नहीं आए बेटा, क्या जैसे इसमें लोन पेयर वाली कंडीशन होती है बेटा, तो एक लाइन में आते हैं क्या, लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से क्या आता है? थोड़ा बैंड आ जाता है बेटा। आ गया समझ में? तो एक लाइन में नहीं आती है नॉन लीनियर। या तो लोन पेयर क्या होगा, जैसे मान लो इनमें लोन पेयर होता है, जरूरी नहीं सभी में लोन पेयर हो बेटा, कुछ लोन पेयर की वजह से क्या होता है? बैंड आ जाता है, थोड़ा सा मोड़ आ जाता है, और कुछ में क्या एटम्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक लाइन में बैलेंस नहीं हो सकते, जैसे स्टेरिक इन्फ्लुएंस वगैरह अपन बोलते हैं ना, तो कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बेसिक है बेटा, उसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। ठीक है? यस सर, आ गया, शाबाश। नोट करो फटाफट। कर लिया बेटा? अरे कर लिया क्या?
बुझाण दे, जल्दी करो। कर लिया बच्चों? चलो, ये अपने बात की बच्चों, देखो इंटरनल एनर्जी की कई सारी कंडीशंस अपने डिस्कस की है, क्या करना है कैसे करना। ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, देखो चलो ये भी मिटा दूं। चलो बेटा, यहां तक तो अपने बात की थी क्या, इंटरनल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, इंटरनल एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल। क्लियर, ये तो अपने पर मॉलिक्यूल की बात की बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरनल एनर्जी फॉर पर मोल, यानी क्या कहा, 1 मोल के लिए। ओके, तो आपको याद है बच्चों, अभी अपने एक फॉर्मूला लिखा था पर मॉलिक्यूल के लिए, क्या लिखा था, इंटरनल एनर्जी क्या लिखा, F/2kT। अरे याद है ना। लेकिन अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, पर मोल, और हमें पता है पर मोल मतलब 1 मोल के लिए। अरे 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na मॉलिक्यूल, यस और नो। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया था F/2kT, वो तो 1 मॉलिक्यूल के लिए था, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना, तो Na मॉलिक्यूल के लिए मल्टीप्लाई बाई Na। क्लियर, तो क्या लिखेंगे बेटा, इंटरनल एनर्जी फॉर पर मोल, यानी अब क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, पर मोल के रेस्पेक्ट में। अभी अपन ने क्या लिखा था, F/2kT। ठीक है बेटा, kT तो था, यानी F/2kT हमने लिखा था, मल्टीप्लाई में क्या करूंगा बेटा, पर मोल की बात कर रहा है तो Na। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई। F/2kT तो पर मॉलिक्यूल के लिए, और पर मोल में कितने मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल, तो Na के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाई Na। क्लियर, इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, F/2 मल्टीप्लाई बाई क्या, K मल्टीप्लाई बाई Na और मल्टीप्लाई बाई T। क्लियर, अभी हमने बोल्ट्जमान कांस्टेंट की बात की थी, क्या, कि R/Na जो होता है बेटा, वो क्या होता है, K होता है। यस और नो, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, R इक्वल टू क्या, K मल्टीप्लाई बाई Na। क्लियर, तो K मल्टीप्लाई बाई Na, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, R, तो क्या लिखेंगे, U किसके लिए, पर मोल के लिए। पर मोल के लिए क्या लिखेंगे बेटा, F/2 Na की जगह क्या लिखूंगा, R, F/2 RT। यस और नो, ये मेरे पास किसके लिए आ गई, किसकी बात कर रहे हैं, पर मोल के लिए। क्लियर, ठीक है बेटा। और अपन बात करें किसके लिए, एन मोल के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, इंटरनल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी फॉर एन मोल, एन मोल्स, यानी एन मोलों के लिए आंतरिक ऊर्जा की बात करें बेटा, तो क्या लिखेंगे, हमें पता है ये जो हमारे पास वैल्यू आई है किसके लिए आई है बच्चों, 1 मोल के लिए। अरे 1 मोल के लिए इतनी, तो एन मोल के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, एन, तो क्या लिखेंगे, F/2 NRT। कैसे, क्या समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। F/2 1 मोल के लिए इतनी, तो n मोल के लिए मल्टीप्लाई बाई n, जितने भी मोल हमें दे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब हमें पता है इंटरनल एनर्जी में जो मेजर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से। और वैसे भी हमें पता है ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी अवस्था फलन राशि है, तो अपन u लिखते हैं क्या, नो, डेल u लिखते हैं बेटा। क्लियर, तो अपन क्या कहेंगे, अगर मैं बात करूं जैसे F/2 NR डेल टी करूं, टेम्परेचर में चेंज करे, तो इसकी वजह से हमें पता है इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा या नहीं आएगा, आएगा बच्चों। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया, कहाँ कैसे करना है, क्या करना, समझ में आ गया, क्लियर। कोई डाउट बेटा, नोट करो फटाफट।
कर लिए बेटा नोट? अरे कर लिए क्या? चलो बच्चों, ये तो अपने बात की इंटरनल एनर्जी की। क्लियर? नोट लगाओ बच्चों, एक दो चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना बेटा। क्लियर? अपनी स्टाइल में एक तो ये ध्यान रखना बच्चों, ट्रिक क्या कहा, और इस ट्रिक को स्टार मार्क कर लेना अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और सही तरीके से सोल्व करना है बेटा। क्लियर? क्या कहा? जितना स्टार मार्क लगा उसको लगा लेना इस ट्रिक पर। क्या? सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद साइन विद यूनिट। देखते ही दिमाग में आना चाहिए क्या? जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, अगर पता चले क्या थर्मोडायनेमिक्स का, सर ये कैसे पता चलेगा? ये बेटा आप 2 बार कॉपी रिवाइज कर लोगे, काम हो जाएगा। 1 बार क्लास लेके और 2 बार कॉपी अपने बेसिस पे रिवाइज करोगे तो देखते ही दिमाग की बत्ती जल जाएगी, हाँ ये तो थर्मोडायनेमिक्स का होगा। क्लियर? अब यही पता नहीं चलेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। क्या सर इसकी कोई ट्रिक है क्या पता चले थर्मोडायनेमिक्स का है? बिल्कुल बेटा, जो जो अपन पढ़ रहे हैं अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई दे रखा है तो वो थर्मोडायनेमिक्स का है बेटा क्वेश्चन। आ गया समझ में? तो क्या कहा, अगर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन की बात कर रहा है तो एक ही चीज दिमाग में सेट रखनी है बेटा, विद साइन विद यूनिट। क्यों? पहली बात तो इसका क्वेश्चन गलत होने का बेटा देखो तरीका क्या होता है, बच्चा सीधी वैल्यू पुट करता है, Q इतना, W इतना, ये इतना, वो इतना। लेकिन पहली बात तो एमिशन, एब्जॉर्प्शन, वर्क डन या बाई सिस्टम, ऑन सिस्टम वगैरह साइन नहीं देखता, और बच्चा साइन में बच भी जाएगा प्लस माइनस में तो यूनिट गलती करवा देगी, तो जरूर ध्यान रखना है। आ गया समझ में? लिखो बेटा, सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एरो लगा के लिख लो, विद साइन एंड विद यूनिट। विद साइन विद यूनिट, ठीक है? हिंदी में लिख लो, ट्रिक टिकड़म। उष्मागतिकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संख्यात्मक सवालों, गणनात्मक सवालों को हल करना है। कैसे करना है बेटा? एरो लगाए लिख लो, चिन्ह तथा इकाई सहित, चिन्ह तथा इकाई के साथ, चिन्ह तथा इकाई के साथ। ठीक है बेटा? एक चीज और ध्यान रखना, देखो नॉर्मली बच्चे के दिमाग में आया कि सर हमने जैसे आइसोकोरिक वाले प्रोसेस में भी एक फॉर्मूला हमने लिखा था, W = P del V। अरे याद है ना? आगे वर्क में बेटा 1 by 1 इसे डिस्कस करेंगे अपन। तो W = P del V। बच्चा कहेगा सर वर्क जो होता है वो तो एनर्जी की फॉर्म है, और एनर्जी हमें पता है जूल या कैलोरी में होता है। सर ये प्रेशर है, ATM, बार वगैरह इनमें होगा। सर ये वॉल्यूम है, लीटर, ml, डेसीमीटर क्यूब इनमें होगा। तो सर ये कैसे, यानी बैलेंस कैसे होगा? बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, लेकिन इनका भी आपस में इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन होता है। और बच्चा मैंने क्या कहा था, साइन और यूनिट हर हाल में गलती कर जाता है, ध्यान रखना। तो बच्चों अपन को ऐसा करना ही नहीं है। क्या इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं तो ध्यान रखना, 1 ATM × लीटर हो। क्या कहा? 1 ATM × लीटर हो। इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो ये होता है बेटा 101.3 जूल। बात समझ में आ गई? इक्वल टू क्या होता है 24.2 कैलोरी। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? या फिर आपसे बोले 1 बार × लीटर, ये अगर दे रखा हो बच्चों तो ये होता है 100 जूल, यानी होता है 24 कैलोरी। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपको जानबूझ के क्या करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, लीटर, ATM, बार, डेसीमीटर क्यूब वगैरह इनमें देगा, बच्चा सीधी वैल्यू पुट करके सोल्व करेगा और हर हाल में आंसर रॉन्ग होगा। क्यों? इसमें इस चैप्टर में करते ही क्या, मेनली हम एनर्जी की बात करते हैं, और एनर्जी बोला है तो आपका आंसर जूल या कैलोरी में आएगा। और वो कैसे करना है? ऐसे करना है, 1 ATM × लीटर = 101.3 जूल होता है, या फिर 24.2 कैलोरी। क्लियर? या फिर 1 बार × लीटर, प्रेशर बार में दे रखा, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर ATM में और ये लीटर में, तो ये, और बार × लीटर बोला तो 100 जूल, या फिर क्या करेंगे 24 कैलोरी। समझ में आ गया कैसे करना? यस और नो? क्लियर? तो ये अपने बात की बेटा इंटरनल एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे करने हैं, क्या करने हैं। यहाँ तक बात ठीक है? अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे, और जो आगे पढ़ेंगे एंथैल्पी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है? सेकंड एनर्जी की फॉर्म पढ़ेंगे, एंथैल्पी, और जो आपको क्वेश्चन बैंक मैंने सेंड किया था